ऑल ऑफ यू। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक अपने क्लाइमेटोलॉजी के पढ़े हैं, ठीक है, उनको आप लोग कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं साथ साथ, ठीक है। अभी देखिए आपका जो क्लाइमेटोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसके सिर्फ 1 या 2 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, ठीक है। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होंगे उसके बाद में हम 2-4 दिन का ब्रेक रखेंगे। 2-4 दिन का ब्रेक इन द सेंस मतलब आप समझिए कि 1 वीक का ब्रेक रखेंगे, ठीक है। 1 वीक के बाद में फिर आपका एक ही पोर्शन बचेगा, कौन सा आपका बचेगा, वो ओशनोग्राफी वाला, ठीक है। जो 1 वीक का जो टाइम मिलेगा उसमें जो बचा हुआ जियोमॉर्फोलॉजी है और जो क्लाइमेटोलॉजी है उससे रिलेटेड आप सारा पढ़ेंगे 1 वीक के अंदर, जिसमें नोट्स जो आप बना रहे हैं और जो बच्चे कह रहे थे कि भाई हमें बुक से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो वो बुक से भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। बाकी ये है कि नोट्स जो है आपके खुद के लिखे हुए होते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में थोड़ा आसानी होती है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस प्रकार से पढ़िए, ठीक। तो जैसे अभी जो है आपका कौन सा, एक आर्द्रता वाला टॉपिक है, एक संघनन होगा और एक वह शायद आपके बादल वादल जो बनते हैं वर्षा वगैरह का टॉपिक एक बचा हुआ है, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्ट हैं, 2-3 दिन में आपका पूरा हो जाएगा। फिर हम 1 वीक का गैप रखेंगे। 1 वीक के अंदर, ठीक है, मैं आपको 1-1 2-2 क्वेश्चंस भेजती रहूँगी जिसको आप लिखने का एक बार प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हमारे जो पूरा जो सिलेबस था हमारा वो लगभग जो है आपका 70% तक कवर हो जाएगा। 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। फिर आपका एक पार्ट बचेगा सिर्फ ओशनोग्राफी, फिर हम उसको धीरे धीरे अपना पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सिलेबस जल्दी इसलिए हो रहा है, अभी ऑफलाइन क्लासेस होती तो इतना जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन अब जल्दी होगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं आपकी, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ होती है कि वहाँ आपकी बहुत सारी छुट्टियाँ उट्टियाँ आ जाती है बीच में, तो वो रिदम नहीं बन पाता। और यहाँ क्योंकि सिर्फ संडे एक ऑफ होता है, बाकी पूरे वीक आपकी क्लासेस चलती है, तो इसलिए सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, कौन सा, वायुमंडलीय आर्द्रता। ये देखिए आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता को हम अगर इंग्लिश में बोले तो इसका मतलब होता है ह्यूमिडिटी। सिंपल चीज़ों में समझते हैं। कभी कभी आप लोगों ने मौसम देखा है कि बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत और फिर शाम को जो शाम को बारिश होने के बाद में जो चिपचिपा सा जो मौसम हो जाता है ना, कहते हैं बहुत ह्यूमिड मौसम हो रहा है आज। मतलब जो एयर है, जो वायु है, उसके अंदर जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, चिपचिपाहट हमें महसूस होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसके बाद में क्या हुआ, एकदम आसमान जैसे साफ नज़र आएगा, लेकिन इतनी तेज़ गर्मी पड़ेगी कि आपको ना बहुत चिपचिपा सा, आप गाल पे या फिर हाथ पे भी हाथ लगाएंगे दूसरा हाथ, तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे को ऐसे चिपचिपा सा हमें महसूस होगा। वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी हवाएं होती है ना उनके अंदर जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। देखिए वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। मतलब जो भी जलवाष्प है पूरा जो वायुमंडल में उपस्थित है उसको हम वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। क्या लिखेंगे हम इसको, कि वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई कि वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है। अभी देखो इसके टर्म्स देखेंगे हम, जलवाष्प समझेंगे क्या चीज है, लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। पूरी पृथ्वी का यानी पूरे वायुमंडल का अगर हम औसत निकालें तो पूरे वायुमंडल में 2% क्या है, आर्द्रता पाई जाती है। पूरे वायुमंडल में 2% आर्द्रता पाई जाती है। कहीं कहीं पर वायुमंडल में 5% भी हो जाती है, लेकिन जो औसत निकाला गया है वो अपना 2% तक होता है। इतनी चीज हुई। अब देखिए
अब हम बात करते हैं कि जल वाष्प। देखिए जल वाष्प क्या है, इतनी चीज क्लियर हुई कि वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है। अब हम बात करते हैं, इसमें एक टर्म आया जल वाष्प। अब जल वाष्प को समझते हैं कि जल वाष्प क्या है। जल वाष्प एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन पदार्थ है। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन पदार्थ है जो अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य होता है, मतलब हमें दिखाई नहीं देता है, वो अदृश्य होता है। ठीक है, देखिए जल वाष्प मतलब वो वाष्प जिसमें जल की बूंदें उपस्थित हो, उसे हम जल वाष्प कहते हैं। जब विशेष परिस्थितियों में जल वाष्प की अवस्था में परिवर्तन हो जाए और वो तरल या ठोस रूप धारण कर ले, तो उसे हम ओस, पाला, कोहरा, ये सारी चीज़ें हम जो भी देखते हैं वो हम कहते हैं। ठीक है भाई, देखिए जल वाष्प, जल वाष्प क्या है? कोई एक ऐसा मतलब वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण आप लोगों ने देखा है कि आपने गैस के ऊपर एक पतीला रखा, अब नीचे गैस चलाया, इतना फुल स्पीड पे चल रहा है, एक टाइम पे बाद में उसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है और बाकी का पानी कहाँ गया? हमारे वायुमंडल में चला गया है। वो जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वही हमारा क्या है? जल वाष्प के रूप में हमें, जब वो वाष्पीकरण होकर, मतलब जैसे मान लीजिए वो वाष्पीकरण हुआ और ऊपर गया, लेकिन उसमें अभी भी जब कुछ टाइम बाद में जब वो बहुत ऊपर गया, उसमें संघनन का प्रोसेस हुआ, उसमें जल की बूंदें बनी, तो वो क्या कहलाया? हमारा जल वाष्प कहलाया। इतना चीज क्लियर हुई? ठीक है, अब देखिए जब ये जल वाष्प जो होता है ना, कुछ विशेष परिस्थितियों में हो, अभी तो क्योंकि ये जल वाष्प अदृश्य हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ये तरल अवस्था में या फिर ठोस अवस्था में हमें दिखाई देने लगे, तो उस पे जो परिस्थितियां हमारे बनती है, जैसे ओस पड़ती है, ओस पड़ती है ना सुबह सुबह, फिर पाला पड़ता है, आपके बर्फ जम जाती है ऊपर, ओस पड़ती है, बादल बनते हैं, कोहरा होता है आपकी, वो सारी की सारी प्रक्रिया किससे होती है? जल वाष्प से होती है। क्लियर हुई इतनी चीज? ठीक है, जो में कोई दिक्कत अभी तक? अब हम देखेंगे इसके अंदर कि हमने देखा वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण की बात हमने कर ली ना कि वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण किन किन कारणों पर या फिर किन बातों पर निर्भर करता है? तो हम देखें कि वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर वो निर्भर करेगा? वाष्पीकरण आप क्या समझते हैं कि वाष्पीकरण कब ज़्यादा होगा? आपने गैस पे पतीला रखा और गैस ही नहीं चलाया, वाष्पीकरण होगा? नहीं होगा। आप जो नीचे से हीट दे रहे हैं, हीट ही तो है वो, जो गैस चलेगा तो उसमें जो तपन जो पैदा होगी उसके अंदर, तो वो गर्म है, तो उससे क्या हुआ? हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये चीज़ें तो आप समझ रहे हैं ना कि उससे ताप जो है वो बढ़ जाएगा। तो एक पॉइंट है कि वाष्पीकरण के लिए ताप चाहिए। तो आप ताप का मतलब ये भी समझिए कि जो नदियाँ और जो सागर होते हैं, महासागर होते हैं, उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा तापमान पड़ेगा तो महासागरों का पानी भी तो ऊपर उठेगा, उठेगा मतलब वाष्पीकरण होगा उनके अंदर भी। इसलिए कहते हैं कि महासागरों के ऊपर सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है। इसलिए वर्षा भी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? महासागरों पर होती है। जहाँ सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होगा वहाँ संघनन की प्रक्रिया होगी, ऊपर वाष्पीकरण होकर जब ऊपर जाती हैं हवाएं, ये वाष्प जो हमारा जल वाष्प है, जल वाष्प के रूप में जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद एक टाइम आएगा कि टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा जो है एकदम मतलब मेल्टिंग पॉइंट तक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट तक, और मेल्टिंग पॉइंट तक जब पहुंच जाएगा तो जो है वहाँ पर क्या, -0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाएगा। जब वो टेम्परेचर हो जाता है तो हमारे यहाँ पर जो है वो ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर वो हमें हमारे पास जल की बूंदों के रूप में हमें वापस कर देता है। ये प्रोसेस होता है एक। क्लियर हुई चीज़? तो सबसे पहले वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा था? तापमान। तापमान से क्या होता है? अगर तापमान में वृद्धि होगी वाष्पीकरण बढ़ेगा, तापमान में कमी होगी वाष्पीकरण घटेगा। इसलिए हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमने पढ़े हैं, उष्ण कटिबंधों में
मध्य और ऊंचे अक्षांशों की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक तीव्रता से होता है। दूसरा पॉइंट लीजिए, दूसरे पॉइंट में आता है पवन का वेग। ठीक है, देखिए पवन का वेग जितना अधिक होगा वाष्पीकरण भी उतना ही तेज होगा। समझ रहे हो, पवन का वेग जितना होगा वाष्पीकरण भी उतना ही तेज होगा। ये चीज समझिए। बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चलती है तो पानी के अंदर क्या होता है, पानी का खिसकाव होता है, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है और दूसरे स्थान पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए कि वायु की शुष्कता। वायु की शुष्कता भी क्या करती है, वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। वायु जितनी शुष्क होगी वाष्पीकरण उतनी ही तीव्रता से होगा। मतलब जितनी सूखी हवाएं होंगी वहां पर उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। क्लियर हुई ये चीजें। अभी तक हम लोगों ने देखा था, क्या देखा हमारा, वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है, जलवाष्प को देखा, उसी के अंदर फिर हमने वाष्पीकरण को देखा। क्लियर हुई ये चीज। अब हम बात करेंगे इसकी आगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसके अंदर कि जो हमारी आर्द्रता से रिलेटेड 3 टर्म्स आएंगी, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता सामर्थ्य क्षमता, ये सारी की सारी चीजें हम एक बार देखेंगे। ठीक है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।